लगातार आज प्रश्न आए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रवक्ता के फॉर्म के साथ भेजने हैं, प्रवक्ता का फॉर्म कैसे भेजना है, इसके ऊपर मैंने पिछला वीडियो बनाया था। और आज का ये वीडियो आधारित रहेगा जो विस्तृत विज्ञप्ति जारी की है आयोग के द्वारा। उसमें आयोग ने देखिए क्या कहा। उन्होंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया तो उन्होंने यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पे भेजना है। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और अंक तालिका आपको लगानी है सबसे पहले। उसके बाद इंटरमीडिएट के भी दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, सर्टिफिकेट और आपका जो मार्कशीट होगी दोनों लगानी है। वैसे ही ग्रेजुएशन की आपको उपाधि भी लगानी है, यानी कि डिग्री भी लगानी है और अंक तालिका भी लगानी है। और अगर डिग्री आपके पास नहीं है तो जिस भी चीज़ की आपके पास डिग्री नहीं होगी कम से कम आप प्रोविज़नल डिग्री ज़रूर उसके लगाएं। इसके अलावा स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें भी आपका है उसकी भी आपको मार्कशीट और डिग्री दोनों यहाँ पे लगानी है। इसके बाद आपका एलटी डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि यानी कि बीएड जो आपका है उसका भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगाने हैं। आरक्षण और स्थायी निवास के जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं वो सभी आपको यहाँ पे भेजने हैं। इसके अलावा समूह पदों के लिए जो अन्य अनिवार्य अर्हता थी उसे भी यहाँ पे भेजना है। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे क्या है वो। इसके अलावा राज्याधीन सेवाओं में जो लोग सेवारत हैं, जो पहले से किसी जॉब में हैं, तो वो एनओसी देंगे अपने नियोजक के द्वारा दी गई। इसके अलावा आपके नाम, पिता के नाम में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अगर अलग अलग नाम आए हुए हैं तो आपको उसके लिए एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, शपथ पत्र बनाना पड़ेगा और उसे मूल रूप में आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्व सैनिक आरक्षण की। तो पूर्व सैनिक को ये एफिडेविट देना होगा कि इससे पहले पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर के उन्होंने कोई सरकारी सेवा प्राप्त नहीं की है। और इसके अलावा उन्हें अपना जो पे स्लिप है जो लेटेस्ट उसे भी यहाँ पे सैलरी स्लिप भी इसके साथ में स्वहस्ताक्षरित करके भेजनी होगी कि आप इससे कम ग्रेड पे अभी तक जॉब कर रहे हैं। यदि अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु यथावांछित ये शर्तें जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो आयोग अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं करेगा। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है। और डिग्री के संदर्भ में बात कही है कि आयोग अंक तालिकाओं को महत्वपूर्ण नहीं मानता, आयोग महत्वपूर्ण मानता है डिग्री को। इसलिए डिग्री आपको लानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है और आपकी परीक्षा हाल ही में हुई, आयोग ने यहाँ पे ये छूट दी है कि आप प्रोविज़नल डिग्री जमा कर सकते हैं। और जो प्रोविज़नल डिग्री आपकी होगी वो प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 6 माह पूर्व से अधिक की नहीं होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा हेतु जो आवेदन आपने किया है उसमें ऑनलाइन शुल्क आपने जमा किया और उसके बाद आपको आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आपने निकाला जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, उसकी एक एक कॉपी भी यहाँ पे लगेगी। और इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के एक से अधिक विषय या शाखाओं में आवेदन हैं और वो जो ज़्यादा में सफल हुए हैं तो उनके द्वारा यहाँ पे प्रेफरेंसेस और जो बहुदिव्यांगता वाले अभ्यर्थी हैं उनके जो उपश्रेणी का अंकन किया गया है उसकी कॉपी भी उन्हें एक लगानी पड़ेगी। जो ये सारे 1 से 15 तक के क्रमांक हैं, इनमें जो वांछित अभिलेख है उसकी एक चेकलिस्ट दी गई है। वो अगला पीडीएफ आयोग ने दिया है, उसको डाउनलोड आपको करना होगा और वेबसाइट से चेकलिस्ट को डाउनलोड करके उसके अनुसार समस्त अभिलेख निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करना यहाँ पे सुनिश्चित करें, ऐसा आयोग का कहना है। फीस कितनी है ये सब आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आपको भेजना किस तरीके से है तो पहले आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना है और उसके साथ में अभिलेखों का पृथक पृथक लिफाफा आयोग को आपको भेजना है। यानी कि अगर आपका एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में या शाखाओं में है तो आपको हर एक शाखा के लिए अलग अलग लिफाफे बना करके अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे जिस तरीके से आपने प्रारंभिक परीक्षा के समय पे भेजा होगा। ठीक है। और इसके लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, कुछ अभ्यर्थियों के ये भी प्रश्न थे तो उसमें आपने लिखना है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य एवं महिला शाखा मुख्य परीक्षा 2020 एवं अनुक्रमांक आपको लिखना है उसमें अपना, और संबंधित विषय भी लिखना है और शाखा का अंकन भी करना है कि कौन सी शाखा के लिए आपका वो फॉर्म, वो लिफाफा आपने भेजा हुआ है। और ये आपको वहाँ पे सेंड कर देना है आयोग को। और इसको भेजने के 2 ऑप्शन है, या तो आप स्वयं जा कर के जमा करवा सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं, और या फिर आप डाक द्वारा उन्हें आयोग को ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, अपने लिफाफे को भेज सकते हैं। अंतिम तिथि जो रहेगी 1 सितंबर 2021 जो बुधवार है उस दिन शाम 6 बजे तक आयोग कार्यालय में यदि अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचते हैं और उससे पहले 21 अगस्त जो अंतिम तिथि है फीस जमा करने की, जो लोग ये दोनों चीज़ें
पूरी नहीं करेंगे उन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और इसके बारे में कोई भी अनुरोध इसके बाद स्वीकार्य नहीं होगा। ये तो था विज्ञप्ति। यही वो चेकलिस्ट है जिसे आयोग ने कहा है इसके अनुसार आपको भेजना है। तो देखिए आपको चेक करना है, पहले आपने हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगाया है नहीं लगाया है, आगे आपको टिक करना है हाई स्कूल की अंक तालिका लगाई है नहीं लगाई है, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और इंटरमीडिएट की अंक तालिका, स्नातक उपाधि या डिग्री, स्नातक अंक तालिका सभी सेमेस्टरों की सब या फिर सभी वर्षों की, इसके अलावा परास्नातक उपाधि या डिग्री, फिर परास्नातक अंक तालिका, एलटी डिप्लोमा प्रमाण पत्र, शिक्षा शास्त्री यानी बीएड की उपाधि, इसके अलावा बीएड की अंक तालिका जितने भी सेमेस्टर या जितने भी वर्ष का है, इसके अलावा अधिमानी अर्हता की हमने बात की थी। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है तो उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे भेजना होगा। नेशनल कैडेट कोर में आपका बी या सी प्रमाण पत्र है तो वो भेजना होगा, और एनएसएस का अगर सी प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको यहाँ पे भेजना होगा। इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पे आपको जो लंबवत आरक्षण संबंधी जो प्रमाण पत्र है उसको आपको यहाँ पे भेजना होगा। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी कैटेगरी है उसका प्रमाण पत्र भी आपको भेजना होगा रिजर्वेशन का, ठीक है। इसके अलावा 36 आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे भेजने हैं। जो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, उत्तराखंड महिला के अंतर्गत आते हैं, उत्तराखंड पूर्व सैनिक, उत्तराखंड दिव्यांग, उत्तराखंड राज्य से संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे, तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको अगला यहाँ पे देना है। पूर्व सैनिकों से संबंधित शपथ पत्र का यहाँ पे चेकलिस्ट है। इसके अलावा जो 4800 से कम ग्रेड पे काम कर रहे हैं जो पूर्व सैनिक और आयु सीमा में जिन्होंने छूट ली है उन्हें यहाँ पे टिक करना है और अपनी सैलरी स्लिप भेजनी है, उसकी हस्ताक्षरित छाया प्रति भेजनी है। इसके अलावा जो लोग सेवा में हैं तो एनओसी यहाँ पे उनको बतानी है। डॉक्यूमेंट्स के नामों में अगर भिन्नता है तो उसके लिए आपने मूल रूप से शपथ पत्र भेजना है, ये ओरिजिनल आपको भेजना पड़ेगा ये शपथ पत्र, तो इस पर आपको टिक करना है। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क की रसीद और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आपने लगाया नहीं लगाया इस पर टिक करना है। इसके अलावा जो प्रेफरेंस हैं आपके सब्जेक्ट्स के उसको भी यहाँ पे टिक लगाना है आपको। बहुदिव्यांगता वालों को यहाँ पे भी टिक लगाना है। और अगले ऑप्शन में आप देख सकते हैं समूहों के लिए जो अनिवार्य अर्हता में इनमें से कोई एक चीज़ आपने चयन की होगी तो आपको देखना है जिसका आपने चयन किया है उसको आप लोगों को लगाना है और आगे चेकलिस्ट में ओके भी करना है। जैसे या तो इसमें आपने चुना होगा आपका एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन है, या फिर आपने कहा होगा कि मैं एम्प्लॉयड हूँ, या फिर आपने कहा होगा कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट मैंने स्टेट के स्कूल्स या कॉलेजेस से किया हुआ है, और या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं और आप कहीं बाहर रहते के कारण आप अप्लाई कर रहे हैं, और या फिर आपने कहा है कि आपका स्पाउस या पेरेंट्स जो है उत्तराखंड के परमानेंट निवासी हैं लेकिन उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं अपने जीविका या शिक्षा के लिए। तो इसमें से आपका जो भी ऑप्शन आपसे संबंधित है उस पर आप टिक करेंगे और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको भेजना है। अधिकांश अभ्यर्थी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाले होंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आयोग ने कही हैं कि आयोग जो है अंक तालिकाओं को मूल प्रमाण पत्र नहीं मानता, ठीक है, और डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं मानता है, इसलिए केवल अंक तालिका के आधार पर उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। और जिनका परीक्षाफल नया अभी हाल में ही आया है वो नियमित प्रमाण पत्र या डिग्री उन्हें अगर यूनिवर्सिटी से नहीं मिली है तो वो औपबंधिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रोविजनल जो डिग्री होगी ये जिस दिन आपने फॉर्म भेजा है उसके 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम उसकी जो ड्यूरेशन है अब तक केवल 6 माह हुआ हो। जिन अभ्यर्थियों ने प्री परीक्षा के समय पे भरा होगा तो उसके 6 महीने पूरे हो चुके तो आपको नया बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जो डबल स्टार यहाँ पे किया हुआ है उसमें आपको कहा गया है कि स्नातक स्तर की समस्त वर्षों की आपको अंक तालिकाएँ आपको यहाँ पे भेजनी होंगी। केवल अंतिम वर्ष की या अंतिम सेमेस्टर की जो लोग भेजेंगे उसे यहाँ पे अपूर्ण माना जाएगा। SC, ST, OBC, EWS को जो प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन आवेदन पत्र जब भरा था प्रारंभ में तो उसकी अंतिम तिथि थी 30 दिसंबर, तो उस दिन आपका प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए और वही प्रमाण पत्र आप यहाँ पे भेजेंगे। और OBC का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 3 वर्ष की है, ये भी यहाँ पे कहा गया है। तो अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वो 3 वर्ष की जो वैलिडिटी थी आपके सर्टिफिकेट के जारी होने से वो 30 दिसंबर 2020 तक वैध थी या नहीं थी, कि 30 दिसंबर तक आपके समस्त अभिलेख वैध होने चाहिए। उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं माने जाएंगे, कोई भी परीक्षा अगर आपने उसके बाद पास की हो। और अभ्यर्थी इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने सारे प्रमाण पत्र अभिलेखों को स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति निर्धारित अंतिम तिथि 1 सितंबर 2021 तक आयोग को भेजें, ऐसा आयोग का कहना है।
तो ये संपूर्ण जानकारी थी जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने भेजना है, और चेक लिस्ट के माध्यम से आप बहुत आसानी से इसे चेक कर सकते हैं कौन सी चीज़ें आपको भेजनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी, और कोई फ़ोटो इत्यादि लगाने का विकल्प इसमें नहीं है। तो केवल यही महत्वपूर्ण जो इस वीडियो में मैंने बताया है, ये डॉक्यूमेंट्स आप भेज दें। अभी भी कोई डाउट आपके मन में है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं अगले वीडियो में उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, और आपकी शंकाओं का हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।